डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले, यहाँ डिस्कस करने वाले, जिसका नाम है डायरेक्ट टैक्सेशन। टैक्सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके सिलेबस के लिए भी और प्रैक्टिकली भी। बिकॉज देखिए, गवर्नमेंट को जो है रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा। जो गवर्नमेंट होता है, इंडियन गवर्नमेंट होता है, उसको कंट्री चलाना होता है और कंट्री के लिए फंडिंग चाहिए होता है, रेवेन्यू चाहिए होता है, फंड्स चाहिए होता है। ये फंड्स कहाँ से मिलता है? तो गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ इनकम जो कि है टैक्सेशन के थ्रू। और टैक्सेशन कौन भरता है? टैक्सेशन वो भरते जिनके पास कोई इनकम होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं कि टैक्सेशन किन के ऊपर लगा जाता है और किस तरह से टैक्सेशन स्ट्रक्चर इंडिया का बनाया हुआ है। तो डायरेक्ट टैक्सेशन जो है TY BCom के लिए, TY BMS के लिए, SY BAF के लिए, SY BBI के लिए, ये सारे कोर्सेज में जो सब्जेक्ट है, इसके अलावा भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में भी और CA लेवल पे भी ये सब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट टैक्स का नॉलेज, आपको बेसिक नॉलेज आज इस इंट्रोडक्टरी चैप्टर में आपको यहाँ सीखने को मिलेगा। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। डायरेक्ट टैक्सेशन होता क्या है? सबसे पहला है द मीनिंग ऑफ टैक्सेशन। द टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट that has to be made by an individual or other person to central government या state government or any local government. Tax is based on certain well established rules or criteria such as income earned, property owned, earned and so on. Because taxation होता है क्या? टैक्स जो है ऑब्वियसली इनकम के ऊपर चार्ज किया जाता है या बिजनेस के ऊपर चार्ज किया जाता है, या जो भी सोर्स ऑफ इनकम है किसी पर्सन का या किसी कंपनी का जहाँ से वो कमा रहे हैं प्रॉफिट, तो उसमें प्रॉफिट में से कुछ शेयर एज अ टैक्स उन्होंने गवर्नमेंट को देना है। और गवर्नमेंट उस पैसे से गवर्नमेंट वो पैसा इस्तेमाल करेगी वापस से कंट्री के कोई फंड्स में, कंट्री के कोई डेवलपमेंट स्कीम्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड, रेलवे और वाटरवेज, हेल्थ सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इस सारे सेक्टर में गवर्नमेंट उस टैक्सेशन के पैसे का इस्तेमाल करके डेवलपमेंट करेगी। तो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर बनाया गया है। टैक्सेशन बहुत बड़ा है, तो हम लोग डिटेल में सीखेंगे आगे के चैप्टर्स में। आगे हम बात करते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, दो तरह के टैक्स होते हैं। देखो, टैक्सेशन इज ऑफ टू टाइप, नंबर 1 डायरेक्ट एंड नंबर 2 इनडायरेक्ट। अगर जो पर्सन डायरेक्ट टैक्स के क्राइटेरिया में नहीं आता, ऑब्वियसली वो इनडायरेक्ट के क्राइटेरिया में आ रहा है। इन शॉर्ट, इंडियन सिटीजन, ऐसा गवर्नमेंट जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छोड़ता नहीं किसी को भी। कोई भी बिना टैक्स भरे इंडिया में रह ही नहीं सकता है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स के थ्रू टैक्स भरे, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू टैक्स भरे, मगर टैक्स तो भरता ही भरता है। हर एक कंट्री का अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर होता है। अभी हम यहाँ तो इंडिया की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन होता क्या है? तो देखिए, डायरेक्ट टैक्स इज अ पेमेंट डायरेक्टली मेड to the government, to the income tax department by the person or the person जिसको हम SSC भी कहते हैं। Whereas indirect tax is a tax which is paid by the person on purchase of or taking of any services. Indirect tax सर्विस के ऊपर दिया जाता है, डायरेक्ट टैक्स इनकम के ऊपर दिया जाता है। डिफरेंस बिटवीन बोथ has been given in the distinguish between direct tax. Direct tax is a tax on the income of a person. डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर होता है? इनकम के ऊपर होता है। वैसा इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स ऑन सर्विसेज वगैरह लेते हो आप कोई भी चीज़ की, तो उसके ऊपर जो आप टैक्स भरते हो उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्स, द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैनॉट बी शेयर्ड। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शेयर नहीं होता है। डायरेक्ट टैक्स जिसके ऊपर लागू होता है उसी को बेयर करना पड़ता है। वेयरएज द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज pass on to the person who is taking the service. Is it clear? Direct tax, it is the progressive nature. Indirect tax, it is a regressive nature. Direct tax, it considers the previous year and the assessment year for computation. Direct tax किसके ऊपर होता है? जो इनकम हम प्रीवियस ईयर में कमाते हैं वो असेसमेंट ईयर में, मतलब करंट ईयर में उसका असेसमेंट होता है, उसका कैलकुलेशन होता है और उसके ऊपर टैक्स भरने को आएगा।
वैसा इनडायरेक्ट टैक्स उसी साल में भरा जाता है जिस साल में वो सर्विस आप रेंडर करते, सर्विस लेते या सर्विस प्रोवाइड करते, उसी साल में इनडायरेक्ट टैक्स भरा जाता है। और डायरेक्ट टैक्स कैसा भरा जाता है? डायरेक्ट टैक्स जो इनकम आपने प्रीवियस ईयर कमाया, इस साल असेसमेंट ईयर में उसका असेसमेंट होगा, कैलकुलेशन होगा और आप भरोगे। एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस आर gift tax, income tax, wealth tax and so on. Examples of indirect tax are GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये सारी चीज़ें इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का भी चैप्टर अलग है, वो आपको नेक्स्ट सेशन में सीखने को मिलेगा। तो ये दो डिफरेंस है बिटवीन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। होपफुली आपको जो है बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। Direct tax is a tax which is imposed directly on the person's income, and that person has to pay that tax on his income, on his profit, directly to the income tax department. Whereas indirect tax is not a direct tax. In short, indirect tax is not paid directly, बल्कि indirectly it is been paid. Who is the authority who is managing the income tax? तो इनकम टैक्स कौन मैनेज करता है? इनकम टैक्स जो है एक एक्ट के थ्रू मैनेज हुआ जाता है, द एक्ट ऑफ 1961। एंड हु इज़ मैनेजिंग दिस इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स? CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये जो है इस टैक्स को रेगुलेट करती है, मेंटेन करती है और मैनेज करती है। और जो डिफ़ॉल्टर्स है उनको नोटिस दिया जाता है, दे हैव टू पे द इनकम टैक्स ऑन टाइम। अगर नहीं भरते तो पेनल्टी होता है। पेनल्टी होने के बाद भी, अगर नोटिस होने के बाद भी नहीं भरते तो ऑब्वियसली रेड होता है या इम्प्रिजनमेंट होता है या हैवी पेनल्टी होती है। तो ऑब्वियसली इनकम टैक्स इज़ मैनेज बाय CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। आगे बढ़ते सेक्शंस। अभी इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में आपको सारे डेफिनेशन दिए जाए। डेफिनेशंस जो है बहुत सारे डेफिनेशंस है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले। सबसे पहले डेफिनेशंस होते क्या है? डायरेक्ट टैक्स में या टैक्सेशन के सब्जेक्ट में दो तरह के डेफिनेशन आपको देखने को मिलेंगे। एक डेफिनेशन इंक्लूसिव डेफिनेशन है और एक जो है एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको शॉर्ट नोट भी आ सकता है। व्हाट इज़ इंक्लूसिव डेफिनेशन, व्हाट इज़ एक्सक्लूसिव डेफिनेशन? तो इसका मतलब यहाँ समझ ले, इंक्लूसिव डेफिनेशन होता क्या है? इंक्लूसिव डेफिनेशन, अ डेफिनेशन इज सेड टू बी इंक्लूसिव व्हेन इट डिफाइंस अ टर्म एज इट इंक्लूड। उस डेफिनेशन में वर्ड आएगा इट इंक्लूड्स। The definition includes the term include some extra item in addition to the nature and general meaning of the term. Inclusive definition में word include आएगा, मतलब आप एडिशन कर सकते हैं, उसके अंदर ऐड होता जाएगा। कुछ डेफिनेशन है जो इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव में आएंगे, आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इन शॉर्ट इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्ड इट इंक्लूड्स। Whereas exclusive definition क्या होता है? Exclusive definition, a definition is said to be exclusive when it defines the term as it means. The inclusive definition indicate that the meaning of the term is exactly as defined by the law. एक्सक्लूसिव डेफिनेशन स्टार्ट्स विद द वर्ड इट मीन्स, समझ में आ रहा है? और इंक्लूसिव डेफिनेशन स्टार्ट विद द वर्ड इट इंक्लूड्स। दोनों में फ़र्क कैसे जानेंगे इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव में? तो कोई भी डेफिनेशन में अगर वर्ड आएगा इट इंक्लूड तो समझ जाना चाहिए कि वो डेफिनेशन इंक्लूसिव डेफिनेशन है, या अगर उस डेफिनेशन में वर्ड आएगा इट मीन्स, दैट मीन्स वो एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है। एक्सक्लूसिव डेफिनेशन में एडिशन पॉसिबल नहीं है, वो डेफिनेशन वहाँ ख़त्म हो जाता है। इंक्लूसिव डेफिनेशन में एडिशन पॉसिबल है, इट इंक्लूड्स मतलब आगे उसके अंदर चांसेस है और चीज़ें ऐड करने का। आगे बढ़ते, होपफुली इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव डेफिनेशन का मीनिंग समझ में आ गया। आगे बढ़ते नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A विच इज़ ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। ये क्या होता है? इन इंडिया द एग्रीकल्चर इनकम रेफर्स टू द इनकम अर्नड ऑफ और रेवेन्यू derived from the sources that include the farming of land, building or an identified with an agricultural land, and commercial produce from a horticulture. Agriculture income is defined under section 2 subsection 1A of the Income Tax Act of 1961.
एग्रीकल्चर इनकम, ऑब्वियसली ये इनकम एग्जेम्प्ट है, बट इसके अंदर फर्दर रूल्स है, वो हम लोग आगे जब चैप्टर चालू होंगे उसमें सीखेंगे। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A किसने डिफाइंड, इसमें क्या किसके लिए है, ये है एग्रीकल्चर इनकम के लिए। आगे बढ़ते, नेक्स्ट सेक्शन है जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 एसएससी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एसएससी होता क्या है। इन शॉर्ट, एसएससी मीन्स अ पर्सन by whom any tax or any other sum of money is payable under this act, and it includes every person in respect of whom any proceedings under this act has been taken for the assessment of his income। एसएससी होता है, एसएससी इज़ अ पर्सन, एक्चुअली एसएससी होता कौन है, एसएससी वो पर्सन होता है जो टैक्स भरने के दायरे में आता है, मतलब हु इज़ एलिजिबल टू पे इनकम टैक्स इज़ नोन एज एसएससी। एसएससी कैन बी अ पर्सन, एसएससी कैन बी अ कंपनी, एसएससी कैन बी अ ट्रस्ट, एसएससी कैन बी एन ऑर्गेनाइजेशन। जो एलिजिबल है टैक्स भरने के लिए उसको हम एसएससी कहते हैं। इसीलिए तो उसका इनकम हम असेसमेंट ईयर में हम लोग एसेस करते हैं। तो जिसका इनकम हम एसेस कर रहे हैं उसको हम एसएससी कहेंगे अंडर द सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 विच हैज़ डिफाइंड द मीनिंग ऑफ एसएससी। आगे बढ़ते, सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 असेसमेंट। जैसा मैंने कहा था, असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट इंक्लूड्स रीअसेसमेंट, असेसमेंट इंक्लूड द कैलकुलेशन ऑफ द इनकम व्हाट दैट एसएससी हैव अर्नड इन द प्रीवियस ईयर। असेसमेंट किया जाता है ना, उसका कैलकुलेशन किया जाता है, इसलिए उसको असेसमेंट कहते हैं, जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 ने उसका मीनिंग डिफाइन किया है। आगे बढ़ते, सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 असेसमेंट ईयर। ये इंपॉर्टेंट है, असेसमेंट ईयर होता क्या है। असेसमेंट ईयर इज अ ईयर इन विच द इनकम अर्नड इन द प्रीवियस ईयर बाय एन एसएससी इज कैलकुलेटेड for our year. The assessment year is 2022 and 23. That is starting from 1st of April 22 to 31st of March 23. तो ये असेसमेंट ईयर में क्या होगा, इनकम असेस होगा, इनकम कैलकुलेट होगा विच द एसएससी हैज़ अर्नड इन द प्रीवियस ईयर, जो उसने प्रीवियस ईयर में कमाया है उसका इनकम हमारे करंट ईयर में, जिसको असेसमेंट ईयर कहते हैं, इस ईयर में उसका कैलकुलेशन होगा, इसीलिए उसको असेसमेंट ईयर कहते हैं। और ऑब्वियसली इस ईयर में कैलकुलेशन के बाद उसको इनकम टैक्स भरना होगा इस साल ऑफ द इनकम विच ही हैज़ अर्नड इन द प्रीवियस ईयर। हमारे सिलेबस के हिसाब से हमारा असेसमेंट ईयर है 2022 एंड 23। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, सेक्शन 2 सब सेक्शन 13 बिजनेस। बिजनेस को डिफाइन किया इस सेक्शन में, बिजनेस होता क्या है। बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर और एनी एडवेंचर और एनी कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। मतलब जो भी बिजनेस है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, उसको बिजनेस के दायरे में डाल दिया गया है, जिससे आप अर्न करते हो। यहाँ लीगल बिजनेस की बात की जा रही है। तो बिजनेस को डिफाइन किया सेक्शन 2 सब सेक्शन 13 में। आगे का सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 रिगार्डिंग द इनकम। ये बहुत बड़ा डेफिनेशन है। इनकम टैक्स is the tax on the income. Still, the term income is not being defined adequately by the act. Its meaning is to the tax. Its meaning is to be taken as or the understanding of the common man. The term income means the periodical monetary returns coming in with some sort of regularity or expected regularity of defined। actually क्या है, income is what? Income is some type of monetary returns which the person is getting from some regular activities। ऐसा नहीं कि अचानक से उसको इनकम हो गया, छप्पड़ फाड़ के इनकम आ गया, वो अलग सोर्स में जाएगा। इनकम मतलब कोई चीज़ कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई सर्विस कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग चीज़ कर रहा है, कोई रूटीन एक्टिविटी कर रहा है, जिससे कि उसको एक रूटीन इनकम आ रहा है,
उसको सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 ने डिफाइन किया इनकम। इनकम वैसे तो बहुत बड़ा सेक्शन है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आ जाती है इनकम में, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें मैंने यहाँ कवर किया, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, बट आपके समझने के लिए कुछ चीज़ें, कुछ इनकम मैंने यहाँ एग्जाम्पल में लिखे है, जैसे कि इनकम इंक्लूड्स प्रॉफिट्स एंड गेन, इनकम इंक्लूड डिविडेंड इनकम, voluntary contribution received from any source, income from profits and gains of business or profession, any profit on sale of license, any cash assistance received or receivable, any capital gain chargeable, any profit and gains of any business or of banking industry, विनिंग इनकम, लॉटरी से वगैरह से जीत रहा है, पैसा आ रहा है, इनकम फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, एनी सम रिसीव्ड अंडर द कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, या गिफ्ट इनकम, या कोई भी सोर्स से वो पैसा आ रहा है उसको, चाहे वो रेगुलर सोर्स है या नॉट रेगुलर सोर्स है, उसको इनकम आ रहा है, वो पैसा कमा रहा है, लीगल सोर्स की यहाँ बात हो रही है, उसको इनकम की कैटेगरी में डाला गया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 ने इनकम को डिफाइन किया, जो कि बहुत बड़ा सेक्शन है, इसमें बहुत सारे इनकम कवर हो रहे हैं। यहाँ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। आगे का सेक्शन बात करते हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, पर्सन। पर्सन होता क्या है? अ पर्सन इंक्लूड एनी इंडिविजुअल, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अ कंपनी, अ फर्म, एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल whether incorporated or not, a local authority, and every artificial judicial person not falling within any of the प्रीसीडिंग सब क्लॉज। मतलब कोई भी पर्सन की कैटेगरी में काफ़ी चीज़ आता है। पर्सन मतलब सिर्फ इंडिविजुअल नहीं होता है, कंपनी भी होती है, ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, इंस्टीट्यूट भी होता है, और ग्रुप ऑफ पीपल भी होता है, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या नॉट हो। तो अल्टीमेटली ये लोग कुछ एक बिजनेस करते हैं या कुछ सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी करते हैं या कुछ वेंचर करते हैं जिसके थ्रू इनकम होता है, ऑब्वियसली उनको भी इनकम टैक्स भरने के दायरे में आएगा। इसलिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में पर्सन को डिफाइन किया है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन 3, दैट इज़ ऑफ प्रीवियस ईयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है प्रीवियस ईयर। जैसा हमने बात किया था असेसमेंट ईयर की, असेसमेंट ईयर मतलब करंट ईयर, जहां हम लोग प्रीवियस ईयर में जो इनकम कमाते हैं वो हम लोग असेसमेंट ईयर में असेस करते हैं और इनकम टैक्स भरते हैं। तो प्रीवियस ईयर होता क्या है? प्रीवियस ईयर को स्पेशली सेक्शन 3 ने डिफाइन किया है। प्रीवियस ईयर इज द ईयर in which the income is earned by an assessee in a financial year. Previous year starts from 1st April, ends on 31st March. हमेशा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से ईयर स्टार्ट होता है 1st अप्रैल को और एंड होता है 31st मार्च को। बट फॉर आवर सिलेबस हमारा प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा 1st अप्रैल 2021 और एंड होगा 31st मार्च 22, और असेसमेंट ईयर हमारा स्टार्ट होगा 1st अप्रैल 2022 एंड होगा 31st मार्च 2023। तो हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? 21-22 विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1st अप्रैल 21 एंड्स ऑन 31st मार्च 22, जिसको सेक्शन 3 ने स्पेसिफिकली डिफाइन किया है प्रीवियस ईयर को सेक्शन 3 ने। आगे बढ़ते हैं, एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन। माय डियर स्टूडेंट, टैक्सेशन के सब्जेक्ट में हमेशा आपको सुनने में आएगा कुछ इनकम एग्जेम्प्ट है, कुछ इनकम डिडक्शन है। यहाँ हम डिटेल में जानेंगे। पहले तो हमको ये समझना ज़रूरी है कि एग्जेम्पशन और डिडक्शन होता है क्या है। देखा जाए तो दोनों का मतलब एक ही होता है। एग्जेम्पशन और डिडक्शन मतलब कम करना या नहीं देना या रिड्यूस करना, बट डिटेल में हम लोग यहाँ समझेंगे कि एग्जेम्पशन और डिडक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। देखा जाए तो दोनों सेम है और देखा जाए तो दोनों अलग अलग है, थोड़ा बहुत फ़र्क है दोनों में। तो चलो यहाँ हम सीखते एग्जेम्पशन और डिडक्शन का मतलब क्या होता है। एग्जेम्पशन कवर्स ऑल द कैटेगरीज ऑफ इनकम which are fully and totally exempted from the income tax. They are not to be included in the computation of gross total income at all.
समझ में आ रहा है। एग्जेम्पशन मतलब वो इनकम को हम लोग को टोटली एग्जेम्प्ट ही करना है, लेना ही नहीं है, कैलकुलेट ही नहीं करना है, उसको कंसीडर ही नहीं करना है। जब हम लोग टोटल इनकम ढूंढने जाएंगे एसएससी का, तब एग्जेम्प्टेड इनकम अगर बोला है तो वो आएगा ही नहीं, उसको दिखाना ही नहीं है, उसको कैलकुलेशन में लेना ही नहीं है। वैसा ही डिडक्शंस क्या होता है? डिडक्शंस ऑन द टोटल हैंड, ऑन द अदर हैंड द डिडक्शन consist of those items which are allowed to be deducted from the different heads of income, like in salary सेक्शन 16 में कुछ डिडक्शंस मिलेंगे, लाइक इन हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 24 में कुछ डिडक्शंस मिलेंगे, लाइक इन अदर सोर्सेज सेक्शन 57 में एक्सपेंसेस डिडक्शन मिलेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एनी एंड आल्सो इन सेक्शन 80 और चैप्टर 6A ग्रॉस टोटल इनकम के बाद भी कुछ डिडक्शन मिलेंगे, जैसे उसको 80C, 80E, 80U, 80DD, 80C, 80CCC, 80TTA में उसको डिडक्शंस मिलेंगे। तो दोनों में फ़र्क क्या है? वापस से कहता हूँ मैं, एग्जाम्पशन मतलब वो इनकम आएगा ही नहीं, वो इनकम को कंसीडर करना ही नहीं है उसके टोटल ऑफ, जब हम टोटल करेंगे उसकी इनकम का। और डिडक्शन मतलब क्या? डिडक्शन में गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन दिया है, कुछ उसको डिडक्ट करने को अलाउ किया है। जैसे कि अगर उसने एक सोर्स से इनकम कमाया 50,000, अगर वो इनकम डिडक्शन में आ रहा है तो एक लिमिट होगा उसका, या तो पूरा डिडक्शन करेंगे या एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिडक्शन मिलेगा उसको। फॉर एग्जांपल 10,000 अगर अलाउड डिडक्शन और उसने इनकम कमाया 50,000, तो 10,000 डिडक्शन होगा, बचा हुआ 40 पे टैक्सेशन भरेगा। तो डिडक्शन अलाउड है एज पर द इनकम टैक्स। और एग्जेम्पशन मतलब वो इनकम टोटली एग्जेम्प्ट है, टोटली आएगा ही नहीं, उसको कंसिडर करना ही नहीं है। ये दोनों में मेन अंतर है, ये दोनों में मेन फ़र्क है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं ये सारे मेन, अब ये हम लोग बात कर रहे हैं इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कब मारते हैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब आपके पास कोई इनकम होगा। और इनकम कहाँ से होगा? इनकम आने के लिए कुछ सोर्सेज होते हैं। तो सोर्सेज कौन से सोर्सेज है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्लान किया या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से रिकग्नाइज है? कुछ सोर्सेज है जो आप इनकम कमा सकते। एक पर्सन क्या करेगा? या तो वो एक सैलरीड रहेगा, सैलरी मतलब नौकरी पेशा रहेगा, बेचारा नौकरी करता होगा और पूरा महीना काम करेगा, घसेगा कंपनी में, बॉस का सुनेगा, और अल्टीमेटली उसको पूरे महीने के बाद कुछ ना कुछ अमाउंट मिलेगा जिसको वो सैलरी कहता है। तो वो ऑब्वियसली उसकी इनकम कहाँ से आएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी। ऑफकोर्स वो जो सैलरी है उसकी टैक्सेबल के दायरे में आना चाहिए। एक स्लैब होता है, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन, कौन से स्लैब में आएगा तो उसको टैक्स भरने को आएगा। तो अगर उसकी सैलरी एक स्लैब के ऊपर जा रही है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया, तो उसको जो है टैक्स भरने को आएगा इनकम फ्रॉम सैलरी, क्योंकि वो सैलरीड पर्सन है। चलो वो सैलरी नहीं कर रहा है, उसके पास घर है, बहुत सारे घर लेकर के रखा है, बाप दादा के ज़माने से उसको मिला है प्रॉपर्टी। उसने क्या किया? काम धंधा कुछ नहीं करता, सिर्फ घर को जो है रेंट पे देता है और रेंट से इनकम कमाता है। तो उसका जाएगा कौन से हेड में? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, उसका वो इनकम टैक्स होगा। चलो वो सैलरीड भी नहीं है, चलो उसका घर भी नहीं है, तो ऑफकोर्स क्या रहेगा? वो बिजनेस करता होगा। तो बिजनेस कर रहा है ऑफकोर्स, तो बिजनेस से इनकम होगा, तो या तो बिजनेस इनकम में उसको टैक्स होगा। चलो बिजनेस भी नहीं कर रहा है, ना सैलरी है, ना उसके पास घर है, ना बिजनेस है, मगर वो प्रोफेशनल है। प्रोफेशन क्या है उसका? Who comes under professional? डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर, टीचर, ये सारे प्रोफेशन होते हैं। प्रोफेशन आर दोज पर्सन हु आर स्पेशलाइज, हु हैव अ स्पेशल डिग्री इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो ऑब्वियसली डॉक्टर्स जो है, लॉयर्स, इंजीनियर जो भी है, ये लोग अपने प्रोफेशन से जो भी पैसे कमा रहे हैं, अगर वो स्लैब के ऊपर जा रहे हैं तो उनको टैक्स भरना आएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर ये भी नहीं है, उसका सैलरी भी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं है, बिजनेस और प्रोफेशन भी नहीं है, या तो उसका कैपिटल गेन्स हो गया। कैपिटल गेन्स क्या होगा? डिटेल में हम लोग सब चैप्टर करेंगे, तब डिटेल में सीखेंगे। कुछ इनकम उसने अचानक से उसके कैपिटल को सेल करके मिल गया, उसको अचानक से उसको बड़ा प्रॉफिट मिल गया, जैसे कि शेयर्स है, बॉन्ड्स है, म्यूचुअल फंड्स है और फ्लैट्स वगैरह उसने बेच दिया, तो अचानक से उसको गेन्स हो गया, तो उसको कैपिटल गेन्स के अंदर टैक्स करेंगे।
तो अगर ये ऊपर के 4 सोर्सेज में उसको इनकम नहीं हो रही है, अगर ऊपर के 4 हेड्स में उस इनकम नहीं आ रहा है टैक्सेबल के दायरे में, तो गवर्नमेंट ने एक और टैक्स बनाया, एक और हेड बनाया जिसको कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर ये ऊपर 4 कैटेगरी में अगर उसका टैक्स में नहीं आता है तो अदर सोर्सेज में उसको डाल करके, वो इनकम को डाल करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स लेगा। जैसे कि अगर वो एक सैलरीड पर्सन है, इनकम फ्रॉम सैलरी उसको आ रही है, सैलरी आ रही है, अचानक से उसने किसी का कौन बनेगा करोड़पति में गया और अच्छा सा जवाब दिया और करोड़ रुपया जीत गया, तो उसको टैक्स कहाँ से मारेंगे? उसको सैलरीज के हेड में नहीं मारेंगे, बिकॉज सैलरी में उसको वही इनकम टैक्स होगी जो उसको एम्प्लॉयर से मिली है, जो उसको कंपनी से मिली जहाँ वो काम करता है। तो ये विनिंग हो गया उसका फ्रॉम क्विज शो। तो ऑब्वियसली ये अदर सोर्सेस का इनकम है, उसको नॉर्मल सोर्स का इनकम नहीं है, सैलरी का इनकम नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम नहीं है, बिजनेस एंड प्रोफेशन का इनकम नहीं है, कैपिटल गेन्स का इनकम नहीं है। तो कौन से हेड में जाएगा? अदर सोर्स में जाकर के उसको टैक्स किया जाएगा। इन शॉर्ट, दीज आर द वेरियस सोर्सेज फ्रॉम विच द इनकम इज अर्नड बाय एन इंडिविजुअल। तो कितने सोर्सेज है? कुल मिला के 5 सोर्सेज है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। अगर ये 4 हेड्स में अगर इनकम नहीं आप कमा रहे हो, 4 हेड्स में अगर वो इनकम नहीं बैठ रहा है, तो अदर सोर्सेज में बिठाओ और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स भरो। तो इन शॉर्ट, दीज आर द 5 मेन हेड्स थ्रू विच द इनकम विच एन एसएससी कैन अर्न। और ये सारे सोर्सेज को टोटल किया जाता है जिसको हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। देखो, ग्रॉस टोटल इनकम के बाद भी गवर्नमेंट कुछ डिडक्शन देगा, गवर्नमेंट इतना सख्त नहीं है, गवर्नमेंट कुछ रिलैक्सेशन भी देता है। देखो, मेजर डिडक्शन दिया अंडर चैप्टर 6A, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था, उसको डिडक्शन मिलेगा 80C, 80CCC, 80D, 80U, 80DD, 80E, 80TTA। अगर ये इन्वेस्टमेंट्स किया है उसने तो इसको ऊपर डिडक्शंस मिलेगा उसको, तब जाकर के जो फाइनल अमाउंट मिलेगा उसको नेट टैक्सेबल इनकम कहते हैं। जो भी XYZ अमाउंट मिलेगा नेट टैक्सेबल इनकम, इस इनकम के ऊपर उसको जो है उसके स्लैब के हिसाब से टैक्स भरने को आएगा। तो ये है तुम्हारा पूरा डायरेक्ट टैक्सेशन का सिलेबस। हर एक हेड आपको डिटेल में पढ़ना है, जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी नंबर 1 चैप्टर, नंबर 2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नंबर 3 इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, नंबर 4 इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, नंबर 5 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एंड नंबर 6 आपको स्पेशली पढ़ना है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। ये सारे डिडक्शन डिटेल में आपको पढ़ना है। उसके बाद एक फाइनल चैप्टर आएगा जिसको कहते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, जहाँ ये सब ऐसा पूरा चार्ट बनाया जाएगा। ये जो फॉर्मेट जैसा आपको दिख रहा है सामने, ये पूरा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा और फाइनल आंसर नेट टैक्सेबल इनकम उस बंदे का, उस एसएससी का हमको ढूंढ करके देना है। ये फाइनल आंसर यहाँ तक आपको पहुँचना है। तो ये चैप्टर में सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है। कुछ डेफिनेशन जो हमने यहाँ डिस्कस किए, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो मुझे लगते वो मैंने यहाँ डिस्कशन किया। ये डेफिनेशन आपको शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है। होपफुली आपको समझ में आया। दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर लास्ट मिनट रिवीजन। आपके लिए रिवीजन के लिए अच्छा है। इसको आप सुनो, समझो और फिर एग्ज़ाम में आप लिख सकते हो। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।